जी, यहां से स्टार्ट करते हैं। और आप इधर देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है यूनिट वर्थ ऑफ अ रिसोर्स। पहला था चेंजेस इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट। तो सेंसिटिविटी के दो स्टेप्स मैंने बताए थे। एक स्टेप में हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट्स को चेंज करके देखेंगे, और दूसरा स्टेप है कि यूनिट वर्थ ऑफ अ रिसोर्स। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बल्कि मॉडल पे आना चाहिए पहले हमें। जी जरा इधर देखिएगा। आज हमने ये जो रिसोर्सेज है हमारे पास, 4 कंस्ट्रेंट्स है। लास्ट 2 तो आपकी मार्केट डिमांड से। 2 रिसोर्सेज आपको मिल रही है, एक M1 रिसोर्स, ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट उससे रिलेटेड है, और सेकंड है M2 रिसोर्स, ये उसकी कंस्ट्रेंट है। तो आज हमने इन रिसोर्सेज की यूनिट वर्थ, टॉपिक है यूनिट वर्थ ऑफ अ रिसोर्स, कि इस M1 मटेरियल की एक यूनिट हम हमारे प्रॉफिट में उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है। तो यूनिट वर्थ को हम कहते हैं कि उसकी एक टन की जो वर्थ है हमारे लिए, वर्थ का मतलब वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। यानी उसकी एक होती है प्राइस, एक होती है शैडो प्राइस। अगर मैं M1 रिसोर्स कहीं से खरीदने जाऊंगा तो मैं असल में एक्चुअल प्राइस पे करूंगा, और मेरे माइंड में जो भी मैं सेंसिटिविटी एनालिसिस करके उसी एक टन की वर्थ कैलकुलेट करूंगा, उसको मैं कहूंगा उस प्राइस का शैडो। तो यानी आज जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम उस एक यूनिट M1, दूसरी रिसोर्स है M2, तो एक यूनिट M2 या एक यूनिट M1 की वर्थ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। मींस एक टन हमारे प्रॉफिट में किस तरह से वो कंट्रीब्यूट करेगी, कितना प्रॉफिट को इंक्रीज करती है, उसकी प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन क्या है। तो मेरे लिए सेंसिटिविटी एनालिसिस करने के बाद जो पिक्चर सामने आएगी कि एक टन मेरे प्रॉफिट में इतना, इतने डॉलर रेस करता है, तो मेरे लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट होगी। तो मेरे लिए एक्चुअल प्राइस मार्केट में जाके लेके पता चलेगा उसकी प्राइस क्या है। उस बंदे को तो नहीं पता जो मार्केट के अंदर है कि ये मॉडल बना चुके हैं, ये ऑपरेशन रिसर्च टीम का पार्ट है, इन्हें लीनियर प्रोग्रामिंग भी आती है, और ये पूरा मॉडल एक दफा ना सिर्फ उसको फॉर्मुलेट कर चुकी है, ना सिर्फ सॉल्व कर चुकी है, बल्कि सेंसिटिविटी एनालिसिस भी कर चुकी है। उससे इन चीजों का बिल्कुल नहीं पता। उससे तो M1 को कहीं से परचेज किया और कुछ प्रॉफिट पे आपको सेल कर देगा, वो तो होगी एक्चुअल प्राइस। अब वो मुझे, मैंने इधर जो आज के लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे, तो M1 जो लेक्चर का एंड होगा तो आप देखोगे $750 ये M1 की यूनिट वर्थ निकलेगी। तो ये यूनिट वर्थ ये कह रही है कि अगर मैं M1 एक टन $750 की है, यानी मुझे $750 प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन है इसका, ये मेरे लिए शैडो प्राइस बन गई M1 की। मैं अगर मार्केट में खरीदने जाऊंगा और वो मुझे 600 में, एक्चुअल प्राइस उसकी 600 है, 600 देगा, तो मैं बड़ी खुशी से उससे लूंगा, और मैं 600 लेके मुझे प्रॉफिट में उसका एक तो मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है। वो तो एक प्रॉब्लम है ना लीनियर प्रोग्रामिंग, मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट, वो तो वो दे रहा है कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट लिया जा सकता है उसने वो कैलकुलेट कर दिया। और आपको पता होगा रेडीमिक्स में कितना प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑप्टिमल, बताइएगा। रेडीमिक्स को हमने सॉल्व किया हुआ है ग्राफिकल वे में भी और अलजेब्राइक वे में भी। कितना प्रॉफिट निकला था हमारा ऑप्टिमल, किसी को याद? सर आई थिंक थ्री 3 था। थ्री था और 1.5 आई 3 थिंक and कुछ। 1.5 वो सोल्यूशन था, जी की वैल्यू प्रॉफिट। जी 21 याद आ गया आपको? यस सर। 21। यस सर। तो मैं 21 मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। अगर एक टन, मैं यहाँ पे अवेलेबिलिटी कितनी है, 24 टन, तो 24 टन की बजाय अगर मेरे पास अवेलेबिलिटी 25 टन हो जाए, तो जाहिर है
यूजेज भी उसकी ज्यादा होगी और प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। तो आज के लेक्चर में हम एंड पे देखेंगे कि एक टन की जो शैडो प्राइस है, जो वर्थ है, वो $750 निकलेगी। मींस अगर मैं एक टन इसमें ऐड करता हूँ राइट हैंड साइड पे, हमारे पूरे प्रॉब्लम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट हमारी $750 इंक्रीज हो जाएगी। और अगर मेरे पास अवेलेबिलिटी 24 की बजाय 23 है, एक टन इससे कम है, तो 21 जो मुझे पहले प्रॉफिट मिल रहा था, 21 वो 21 नहीं था, 21,000 था। तो 21,000 में से $750 कम हो जाएंगे। क्यों? एक यूनिट M1 की वर्थ जो हमने इसमें कैलकुलेट करेंगे वो निकलेगी $750। मीन एक टन की वर्थ है। अगर हम इसमें इंक्रीज करोगे राइट हैंड साइड को एक टन, तो उसी हिसाब से, उसी प्रोपोर्शन से आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो ये है वर्थ, यानी मेरे लिए कितनी कंट्रीब्यूशन है इसकी, वो शैडो प्राइस में देख लेता हूँ। मार्केट से जब मैं लेने जाऊंगा, उसने तो अपने हिसाब से 600 में अगर वो देगा, मैं बड़ी खुशी से लूंगा। बल्कि एक तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट वैसे ही लीनियर प्रोग्रामिंग ने $21,000 दिया हुआ है, एक मुझे खरीदने में भी बचत हो रही है कि 750 की कंट्रीब्यूशन एक टन की, और मुझे वो $600 में मिल रहे हैं। जी पॉइंट बताइएगा, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यस सर। जी, तो एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ये जो सारी बातें हो रही हैं, यानी मॉडल फॉर्मुलेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो, और इवन सेंसिटिविटी एनालिसिस कर रहे हो, ये सारा का सारा जो प्रोसीजर आप कर रहे हो, ये मैन्युफैक्चरिंग से पहले है। मैन्युफैक्चरिंग से पहले इवन आपने रिसोर्सेज परचेज भी नहीं की, ना सिर्फ आपने कुछ परचेज किया, बनाने की बात तो बहुत दूर की बात है, आपने खरीदने से पहले जस्ट आपने एक प्लान लिया कि मुझे ये करना है, और मार्केट डिमांड देखी, और मैंने कहीं बात की जहां पे M1 और M2 रिसोर्सेज मैंने खरीदनी है, उन्होंने कहा कि मैक्सिमम हम 24 दे सकते हैं आपको डेली, और जो M2 है वो टोटल 6 दे सकती है। यही पिक्चर, ये 24 देखिएगा और 6, ये जब हमें पता चला कि उधर से देखिए, एक तो ये बात है कि उधर अवेलेबल ही इतनी है डेली दोनों, इस वजह से मैं 24 से ही मॉडल कर रहा हूँ। ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी तो प्रॉफिट ज्यादा मिल सकता है, लेकिन मैं क्योंकि उधर अवेलेबल इतनी है तो इसलिए मैंने उस पर मॉडल किया। या दूसरी सूरत ये भी हो सकता है उधर अवेलेबल तो ज्यादा हो, मैं अफोर्ड ना कर सकता हूँ कि मैं पे कर सकता हूँ डेली 24, क्रेडिट पे काम नहीं हो रहा, ऐसी हो रहा है नकद, तो मैं अगर मेरे पास अफोर्डेबिलिटी ही 24 की है तो मैं उससे ज्यादा तो नहीं खरीदूंगा। तो दोनों सूरतें हो सकती हैं। मेरे पास जो अफोर्डेबल मेरे लिए है अफोर्डेबिलिटी, वह 24 टन में ले सकता हूँ M1, और 6 टन में ले सकता हूँ M2। ये सिचुएशन ले लें, या दूसरी ले लें कि उधर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ लेकिन उधर ही 24 अवेलेबल है या 6। कहने का मतलब है जब हमें पता चला कि ये अवेलेबिलिटी है तो हमने अपना एक मॉडल बना लिया, फॉर्मुलेट कर लिया, करने मार्केट डिमांड्स को भी देखते हुए, फिर इसको सॉल्व भी कर लिया। सॉल्व करने में क्या पता चला कि X1 यानी एक्सटीरियर पेंट 3 टन, X2 यानी इंटीरियर पेंट 1.5 टन। तो ये टेबल पे ही ये कैलकुलेशन हो चुकी है, और अभी हमने ना खरीदा है ना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है, सिर्फ उधर से पूछा कितना अवेलेबल है, और अगर हम अफोर्ड 24 और 6 पे हमने मॉडल कर लिया, सॉल्व कर लिया। जब सॉल्व कर लिया तो फिर हमने कहा अभी भी खरीदने से पहले एक काम और कर लेते, वो ये सेंसिटिविटी एनालिसिस को अप्लाई करते। अब ये देखिए मैथमेटिक्स किस हद तक आपको ये हेल्प कर रही है कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही सारे डिसीजंस टेबल पे बैठ के हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ टेबल के ऊपर बैठ के, ये इंटेलेक्चुअल्स का काम है। तो टेबल पे बैठ के आप सेंसिटिविटी एनालिसिस करने लगे। एक तो आप कर चुके हैं कि आप स्टेप 1 में, जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट्स की वेरिएशंस आपने देख ली, उसको हम साइड पर रख देते हैं। आज हम स्टेप 2 करने लगे हैं कि यूनिट वर्थ ऑफ अ रिसोर्स, ये कैलकुलेट करने लगे। तो वो ये है, अभी हमने खरीदी नहीं है कोई चीज, हमने
देखना है कि ये कितनी वेरी कर सकती है। यानी 24 पे तो मॉडल कर लिया हमने, ये 6 पे मॉडल कर लिया हमने। आज ये चेक करना है ये जो कंस्ट्रेंट्स की राइट हैंड साइड है ये कितना वेरी कर सकती है मैक्सिमम लेवल पे और कितना मिनिमम लेवल पे। जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट्स को हमने देखा था मिनिमम और मैक्सिमम रेंज, इधर भी मिनिमम मैक्सिमम रेंज आपको याद होगा, ये मिनिमम थी 2 और मैक्सिमम थी 6, यानी ये प्रॉफिट जो एक्सटीरियर पेंट के ऊपर सेट किया हुआ है। और इंटीरियर के ऊपर मिनिमम थी 10/3, वो बनती है 3.3, 3.3 से 10 तक ये वेरी कर सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशन हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस के फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस का सेकंड पार्ट ये है, ये जो कंस्ट्रेंट्स की राइट हैंड साइड है उसी तरह ये जो 24 है ये कितनी वेरी कर सकते हैं मैक्सिमम लेवल पे और कितनी मिनिमम पे। और इसी तरह ये जो M2 है इसको मैक्स और मिन, ये ऑब्जर्वेशन आज के लेक्चर का पार्ट कि इधर भी रेंज ही देखनी है मैक्सिमम मिन, ये है मटेरियल की क्वांटिटी। तो अगर हमें जरा फॉर द टाइम बीइंग सोचें, अगर हमें ये पता चल जाए कि ये मैक्स कितनी वेरी कर रही है, मैक्स कहां तक जा सकती है, 24 है, ये 24 आज के लेक्चर में मैं बता देता हूं ये 36 तक जाएगी। मैं आपको करके दिखाऊंगा 36, वैसे ही गेस करने के। तो ये 36 तक मटेरियल M1 को इंक्रीज किया जा सकता है और M1 को डिक्रीज मिनिमम लेवल पर 20 तक लेके जाया जा सकता है। क्यों? इसलिए हम 36 तक लेके जा सकते हैं, ऊपर और नहीं मजीद जा सकते कि हमारी जो सॉल्यूशन स्पेस है वो फिजिबल रहे। मीन सारी की सारी कंस्ट्रेंट्स सेटिस्फाई करना जरूरी है, हमें मॉडल को रीडिजाइन ना करना पड़े। सेंसिटिविटी एनालिसिस का पर्पस यही है कि आप चाह रहे हो कि आपका मॉडल वही रहे और जो सारी की सारी कंस्ट्रेंट्स सेटिस्फाइड होनी चाहिए, और फिर आप देख रहे हो कि ये वेरिएशंस कम से कम आपके पास नॉलेज हो वो आपके लिए बेनिफिशियल किस तरह है। वो आज हम कंस्ट्रेंट्स की मिनिमम और मैक्सिमम रेंज देखते हैं। देखिए अगर मैं 36 तक M1 लेके जा सकता हूं और 20 तक मिनिमम इधर तक, और मेरी सॉल्यूशन स्पेस जो है वो फिजिबल है और सारी की सारी कंस्ट्रेंट्स सेटिस्फाई कर रही हैं, तो बताएं M1 जो उसकी यूनिट वर्थ हमने निकालना है, तो मैं अगर M1 जो मैक्सिमम लेके जा रहा हूं उस मैक्सिमम पे मेरी प्रॉफिट कितनी आ चुकी होगी, कितनी रेज हो चुकी होगी, मिनिमम पे मेरी प्रॉफिट कितनी कम हो चुकी होगी। वो मैक्स प्रॉफिट और ये मिन प्रॉफिट, अगर मैं इसका डिफरेंस ले लूं, चेंज इन प्रॉफिट मैक्सिमम रेंज और मिन पे, ये अगर चेंज ले लेता हूं और इसको डिवाइड करता हूं मटेरियल की क्वांटिटी के डिफरेंस से, क्वांटिटी क्या है 36 मैक्स और मिन 20, तो इनका अगर डिफरेंस लेता हूं मटेरियल का डिफरेंस और ऊपर लेता हूं प्रॉफिट का डिफरेंस, इसकी जो मैं रेशियो लूंगा वो 1 टन, जो उसका आंसर आएगा वो 1 टन M1 की यूनिट वर्थ होगी, वो 1 टन M1 के ऊपर प्रॉफिट होगा। तो मैं क्या ले रहा हूं, मैक्सिमम मटेरियल का प्रॉफिट और प्रॉफिट मिनिमम लेवल का, दो प्रॉफिट लिए, दोनों का डिफरेंस लिया, ये डिफरेंस को डिवाइड करना है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल M1 माइनस मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल M1, और इनको जब मैं इसकी रेशियो लूंगा तो ये भी तो एक टन कैलकुलेशन, 1 टन मटेरियल M1 के प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला बन जाएगा। यहां से हमें आंसर मिलेगा 750, जो कि मैं आगे जाके आपको ये सारा करके दिखाऊंगा। अब जब मैं सेंसिटिविटी एनालिसिस ये कर लेता हूं और मुझे पता चल जाता है कि मेरे लिए M1 इतनी बेनिफिशियल है कि मैं 24 पे निकाल चुका हूं $21,000, 1 टन की मुझे पता चला है कंट्रीब्यूशन इसकी है प्रॉफिट के अंदर $750, तो मैं 25 टन अगर ये अवेलेबिलिटी हो जाए मेरी, तो मेरा प्रॉफिट कितना रेज होगा बताइएगा? 750 सर। 750 ऐड हो जाएगा आपके प्रॉफिट के अंदर, तो 21,000 के अंदर $750 ऐड हो जाएंगे। इसी तरह मैं अगर 2 टन ऐड कर दूं, यानी 24 से 26 अवेलेबिलिटी हो, तो प्रॉफिट कितना ऐड होगा? प्रॉफिट 21, 750 मल्टीप्लाई बाय 21,000 के साथ प्लस करेंगे
यानी 1500, और इसी तरह अगर अवेलेबिलिटी कम हो जाए तो उसी हिसाब से 750 पर टन माइनस होता जाए। तो देखें, मैंने ना तो चीजें अभी परचेज की हैं, ना मैंने मैन्युफैक्चरिंग की, लेकिन मुझे ये पता चल गया M1 मटेरियल मेरे लिए ये यूनिट वर्थ है। और मैं अभी देखें आपको करके दिखाऊंगा कि ये 750 कैसे कैलकुलेट होता है। वो जब मुझे मिल जाएगा, अब मैं कहूंगा मैंने प्रॉब्लम फॉर्मुलेट भी कर लिया, मैंने सॉल्व भी कर लिया, मुझे ऑप्टिमल सोल्यूशन भी पता चल चुका है कि मेरा एक्सटीरियर पेंट ऑप्टिमल लेवल पे 3 टन होना चाहिए, x1 इक्वल टू 3 और x2 कितने 1.5 टन। ये तो ऑप्टिमल सोल्यूशन है। और प्रॉफिट कितनी मिलेगी मुझे, $21,000। ये तो सॉल्व करने से पहले सेंसिटिविटी एनालिसिस का सेकंड पार्ट आज क्या कह रहा है, ये मुझे ये करने के बाद मुझे पता चला 1 टन M1 की जो वर्थ है, वर्थ कह रहा हूं, प्राइस, प्राइस क्या, शेडो प्राइस कहते हैं, ये शेडो प्राइस नहीं, ये वर्थ मेरे लिए $750 है। अब देखें, जब मुझे ये पता चला, मैं 24 से एडिशनल करके नहीं ऐड करना, मैंने अभी 24 टन भी खरीदने जानी है, तो मुझे पता, मैं मार्केट में जाके जब उनसे प्राइस पूछूंगा, एक्चुअल प्राइस वो बताएंगे, उनको तो नहीं पता लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो मुझे एक्चुअल प्राइस, मेरे माइंड में जो प्राइस होगी उसकी शेडो, उस प्राइस का शेडो मेरे माइंड में होगा $750, इसकी एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन, एक यूनिट, ये मेरे माइंड में है। मैं उनसे प्राइस पूछता हूँ, क्योंकि मैंने 24 टन लेने हैं। ये जो मैंने मॉडल किया हुआ है, अभी खरीदा नहीं, अब खरीदने जा रहा हूँ, तो 24 टन लेने मैं पूछता हूँ, वो मुझे प्राइस बताते हैं $800 पर टन। बताएं मेरे बिजनेस के लिए ये सूटेबल है या नहीं? यस सर है। सूटेबल है मेरे लिए? यस सर। कैसे 800 मुझे दे रहे हैं जबकि 800 पे सुटेबल नहीं है सर, सॉरी। 800 मुझे, देखिए मैंने जो सारी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करके प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए 1 टन की ये वर्थ शेडो प्राइस कैलकुलेट कर ली, वो मैक्सिमम 750 है। वो 750 से कम देंगे तो मैं बहुत खुशी से लूंगा, 750 से ऊपर देंगे मुझे क्या फायदा कि मैं 800 की वो पर टन लूं और इधर 750 की उसकी कंट्रीब्यूशन है, तो मुझे तो लॉस होगा ना। तो मैं कभी भी ये देखें, ये सारा काम सेंसिटिविटी एनालिसिस हमें टेबल के ऊपर ही पहले से ही सब चीजें पिक्चर क्लियर हो जाती है। अब मैं कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट से उसको खरीदने जा रहा हूँ, शेडो प्राइस मेरे माइंड में है, एक्चुअल प्राइस पूछता हूँ, वो कहता है 600। बताएं मेरा प्रॉफिट और इंक्रीज करेगा या वही करेगा? देखें यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे आज सुबह की क्लास में मैंने हाईलाइट किया, वो ये, आपको जो 21 प्रॉफिट उसके साथ वर्ड था मैक्स, वो मैक्स वर्ड था कि इस पूरी सिचुएशन में जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है वो 21 है, 21 से ऊपर नहीं मिल सकता। वो अपने हिसाब से लीनियर प्रोग्रामिंग आपको सही गाइड कर रही है कि मैक्सिमम प्रॉफिट आपका $21,000 होगा। वो उसमें आपने शेडो प्राइस आपके माइंड में कि मटेरियल आपको M1 750 का मिलेगा, तो इतना है मैक्सिमम। मैं उधर जाता हूं 600 का मिलता है। ये जो सेविंग है ये इस प्रॉफिट से अलग से है, ये कोई, मैं ये जो सेविंग है वही नहीं, $150 एक एक्स्ट्रा एडिशनल मुझे मिल रहे हैं, तो ये अलग से है, इसको उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। वो मैक्स सिनेरियो है, वो मैक्स है 21,000, उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं लिया जा सकता। और सेंसिटिविटी एनालिसिस ने बताया $750 में अगर मैं चीज वो खरीदूंगा तो मुझे $21,000 प्रॉफिट। लेकिन अगर मुझे उससे भी कम मिल जाए तो ये बेनिफिट उसका अलग है। बताइएगा, इस पॉइंट की समझ आई? सर है तो वो भी देखें, ये जो आप कैलकुलेशन अब कर रहे हैं, आपने जो मॉडल बनाया सेंसिटिविटी एनालिसिस ने बता दिया 1 टन आपका, देखिए चीज अभी खरीदने की हवा में बातें हो रही, 21,000 से प्रॉफिट तो ऊपर जा ही नहीं सकता, वो लीनियर प्रोग्रामिंग का क्लेम है।
आपने सेंसिटिविटी एनालिसिस अप्लाई किया, ये 21,000 मिल कैसे रहा है, ये पॉइंट नोट करने वाला है। 21,000 आपको मिल रहा है, आपकी यूनिट वर्थ M1 की 750 है, यानी 750 में अगर आपने वो ली है तो 1 टन आप 750 में लेते हो और फिर 24 टन उसी 750 के साथ, और देखें ऐड करते जाए 750 आ जाके 21 ही बनेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? जी सर। अब अगर वो 600 का मिलता है, आप 750 पे अगर वो देता है, आपके लिए खुशी है, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 21,000। ये भी मैक्स प्रॉफिट, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन ये 750 की सारी कैलकुलेशन, आप जाते हो शेडो प्राइस आपने देख ली, उधर 600, ये सेविंग समझ नहीं, ये उससे हटके है। लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको मैक्स दिया हुआ है और मैक्स 750 के हिसाब से, उधर जाके 750 में मिलता है, आपका मैक्स ही है, वही है। अगर आपको, तो ये जरा माइंड में रखिएगा, ये बचत कह लें, सेविंग कह लें, कि ये एडिशनल बेनिफिट है। आई थिंक थोड़ा सा स्केच बन गया होगा आपके माइंड में। जी यस सर। सर, बन गया है सर। और अगर 800 का दिखें, मैं कहता हूं कि इस सब्जेक्ट को, ये वाह सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का, जिसको पढ़ने के बाद दीवार पे नहीं फेंका जा सकता। आपको मैं टेबल पे बैठे ही, ये देखें पूरा सिनेरियो बना रहा हूं, और हर चीज बिजनेस शुरू करने से पहले ही मैच्योर हो रही है। और इसमें एक चीज नोट करें, ये तो मैंने कहा 24 टन आपने खरीद लिए, 6 टन भी खरीद लिए, शेडो प्राइस आपके माइंड में है, आपने पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कह दिया वर्क करें, वर्क करते हैं। अभी आप 24 टन इसलिए ले रहे थे कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे ज्यादा मटेरियल लेना, सपोज कर लेते, बाद में आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं 1 टन इसके अंदर और ऐड करूंगा, तो बताएं जो आपका यूनिट चल रहा है वो 24 पे कितनी, X1 कितना बन रहा है 3 टन, X2 कितना बन रहा है 1.5 टन। अगर मैं 1 टन और ऐड कर देता हूं तो X1 और X2 जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। सर होगा। डेफिनेटली। अगर आप मटेरियल ज्यादा कर दोगे तो आपका जो प्रोडक्ट्स है उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर जाएगी, और प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन तो हम देख चुके हैं। तो इट मींस जब मैं इसकी रेंज देखूंगा, मैंने आज M1 सिर्फ करना है, M2 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। M1 को जब मैं इंक्रीज करते हुए देखना चाहूंगा कितना इंक्रीज हो सकता है, तो आपका ऑप्टिमल पॉइंट, जैसे प्रीवियस लेक्चर में ऑप्टिमल पॉइंट नहीं हम छेड़ रहे थे, सिर्फ स्लोप चेंज कर रहे थे, लेकिन इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हमारा वो जो C है, ऑप्टिमल पॉइंट C था, आपको याद होगा, वो जो C है वो चेंज होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आप सारी की सारी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करना, हमारा फोकस होगा कि ऑप्टिमल प्रॉफिट तो हमारा वेरी करेगा, ज्यादा रिसोर्सेज लेंगे ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, कम रिसोर्स होगी प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन आपकी सारी की सारी कंस्ट्रेंट अभी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगी तो मॉडल रीडिजाइन करना पड़ेगा। हमारा सेंसिटिविटी एनालिसिस का पर्पस यही है, मॉडल रीडिजाइन ना करें। इसी मॉडल पे जो हम बना चुके हैं, हम ये एनालिसिस करके देख रहे हैं कि क्या क्या वेरिएशंस आ सकती हैं, हमारे माइंड में पिक्चर होनी चाहिए। तो अभी भी हम जब मटेरियल चेंज करेंगे, तो अब प्रीवियस प्रॉब्लम में तो ऑप्टिमल फिक्स था, इधर वो चेंज होगा, कॉमन सेंस यही कह रही है वो चेंज होगा, लेकिन हमारा फोकस होगा जो फिजिबिलिटी है, जो शेडेड रीजन है, सारी कंस्ट्रेंट्स उस शेडेड रीजन में वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी मार्केट डिमांड सेटिस्फाई होनी चाहिए, M1 रिसोर्स और M2 रिसोर्स। अब हमने देखना है, इसका ये मतलब भी नहीं M1 बढ़ाते जाएं प्रॉफिट ज्यादा मिलती जाएगी, ये खास लेवल पे M1 आप लेके जाओगे, उससे ज्यादा लेके जाओगे तो आपकी कंस्ट्रेंट्स की वायलेशन शुरू हो जाएगी। जहां पे वायलेशन हो जाएगी वो छोड़ दें, लास्ट जो M1 जहां तक इंक्रीज किया था वो हमने ऑब्जर्व कर। इसी तरह मिनिमम के केस में जहां तक सारी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करती जाएंगी, हम मिनिमम और मिनिमम लेते जाएंगे, जहां पे वो एंड हो जाएगा वो हमारा मिनिमम होगा। मिनिमम नहीं कहना चाहिए, डिक्रीज करते जाएंगे रिसोर्स। तो आई थिंक स्टार्ट करें फिर टॉपिक। यस सर। तो थोड़ा सा स्केच बन गया, मेरे लिए आसानी होगी आपको एक्सप्लेन करना। ये प्रीवियस टॉपिक था, अभी चल रहा है।
इसमें देखें सी पॉइंट उधर ही फिक्स है। अब देखें स्टार्ट करने लगे तो पहली बात मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि ये मैंने दो लाइंस लगाई हुई हैं, M1 रिसोर्स और M2। दूसरी मार्केट डिमांड एक ये थी, ये लाइंस नहीं मैंने लगाई, सिर्फ शेडेड एक लाइन ये थी। ये दो लाइंस के लिए क्यों ली हुई है, बाकी क्यों नहीं ली, कोई बताएगा? सर यहाँ पे ऑप्टिमल आ रहा था। यस, जो आपका ऑप्टिमल पॉइंट है उससे जो लाइंस गुजर रही होंगी आपने सेंसिटिविटी एनालिसिस उधर ही अप्लाई कर, तो दो लाइंस ही बन रही हैं और वो मटेरियल M1 और मटेरियल M2 है, इसलिए उन्हीं दो पे हम ये स्टडी करनी है। राइट, नो इशू। नो सर। अब आप देखें ये जो M1 रिसोर्स है 24, अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूं, ये लाइन है इसकी, इसके स्लोप पे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। नो सर। बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों? स्लोप आपका डिपेंड कर रहा है इन कोएफिशिएंट्स के ऊपर, वो तो नहीं हम चेंज कर रहे। तो हम अवेलेबिलिटी से लाइन पे क्या फर्क पड़ेगा? स्लोप तो नहीं चेंज होगा, तो चेंज क्या होगा? लाइन तो point- इंक्रीज और डिक्रीज होगी सर। लाइन पैरेलल स्लाइड करेगी ऊपर या नीचे। ये सबको क्लियर हो गया? बताइएगा पॉइंट। यस सर। जी, अब मैं इसको इंक्रीज करता हूं, ये मैंने 28 किया। ये सारी रफ कैलकुलेशन है, एग्जैक्ट 28 पे इतनी लाइन नहीं जा रही, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि M1 की जो अवेलेबिलिटी है उसको मैंने 24 से 28 किया तो ये ऊपर चली गई। कितना ऊपर गई है? ये सारी रफ कैलकुलेशन। तो ये देखें लाइन इधर स्लाइड करेंगे, जब लाइन स्लाइड की तो आपका देखें शेडेड रीजन को जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, ये शेडेड रीजन था। जैसे ये लाइन ऊपर जाएगी तो ये लाइन इधर आ जाएगी, तो बताएं ये शेडेड रीजन इधर इंक्रीज नहीं कर जाएगा? क्यों? शेडेड रीजन था इस लाइन के नीचे और उधर भी इस लाइन के नीचे ये स्पेस है। जब ये लाइन इधर स्लाइड करेगी, ये देखें ये पोर्शन थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया। कोई इश्यू तो नहीं है? क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर। अब सी पॉइंट को देखें, सी पॉइंट स्लाइड करके नीचे आ गया। दोबारा देख लें, जब आप लाइन को इधर करेंगे तो इस लाइन और इस लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट तो यही बनेगा ना। तो आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स है A B C D E F, तो उसमें C आपका ऑप्टिमल है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी वही जो ऑप्टिमल पॉइंट था जिसको मैंने C मार्क किया हुआ था, ये येलो से नजर आ रहा है, येलो से वही है। जरा चेक करके हम Z के जरिए भी दे सकते हैं, हमें पता है हमारी Z ये है, ये स्लोप Z का है। मैं जरा इसको स्लाइड करके देखता हूँ, देखें अभी भी वही कॉर्नर पॉइंट लास्ट पर टच हो रहा है। तो 6 कॉर्नर पॉइंट्स में अभी भी वही कॉर्नर पॉइंट ही आपका ऑप्टिमल है। हाँ, उसकी वैल्यू चेंज हो गई है, पहले x1 3 टन था और x2 1.5 टन था, अब थोड़ा सा चेंज हो गया। x1 क्या होगा? 1 2 3 प्लस समथिंग, और जो x2 है वो थोड़ा सा कम हो गया। तो एज ए होल आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। खैर अभी हम Z में इसको पुट नहीं करते, सिर्फ ये दिखाना था कि 28 तक जब हमने इंक्रीज किया तो सारी कंस्ट्रेंट्स अभी भी सेटिस्फाई कर रही है, कोई वायलेशन नहीं हुई। इट मींस M1 38 तक इंक्रीज सही हो गया। अब आपने देखना है मैक्सिमम रेंज तक लेके जाना है, तो देखना है थोड़ा सा और बढ़ा के देखते हैं। जब और बढ़ाएंगे तो ये शेडेड रीजन और एक्सटेंड हो जाएगा। देखिए इधर आएगा, ये भी फिल हो जाएगा, देखिएगा। फॉलो किया पॉइंट को? यस सर। तो अभी भी आपकी अगर आप देखें शेडेड रीजन, इस कंस्ट्रेंट का ये एरिया और इस कॉमन रीजन यही बन रहा है 32 तक एक्सटेंड। तो ये मैं रफ कैलकुलेशन दे रहा हूं 32 तक। मैक्सिमम कहां तक इसको इंक्रीज किया जा सकता है कि सारी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करें? डायग्राम से देख के बताइए, कोई पॉइंट नजर आ रहा है जहां तक इसको स्लाइड किया जा सकता है? जी, ये जी पॉइंट नजर आ रहा है, ये वाला? यस सर, इस लाइन तक आपका सिर्फ सी जाएगा।
आप यहां तक जाएं, अभी भी कॉर्नर पॉइंट वही था, आप इसको आगे ले जाएं यहां तक, अभी भी सारी कंस्ट्रेंट्स, लेकिन इससे ज्यादा जब करेंगे जरा देखिएगा, ये देखिए ये नेगेटिव पोर्शन आ गया, वायलेशन हो गई। यस सर। यस सर। इसका मतलब है, मैं जरा जल्दी से गो थ्रू करता हूं सारा, ऐसे करता हूं जैसे रिप्ले कर रहे हैं जी। यहां से शुरू कर रहे हैं। 24 है आपका M1, 28 किया, सारी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रही है, ऑप्टिमल पॉइंट भी वही है C, लेकिन वैल्यूज डिफरेंट है। थोड़ा सा और इंक्रीज किया और ऑप्टिमल पॉइंट भी देखो वही है, और इंक्रीज किया, अभी भी सारी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रही है, और ऑप्टिमल पॉइंट भी वही है, ये देख लें वही लास्ट पॉइंट टच हो रहा है। और इंक्रीज किया M1 को 36 तक ले गए और वो पॉइंट को टच कर रहा है, अभी भी कॉर्नर पॉइंट वही C है, लेकिन वैल्यू चेंज हो गई। इससे आगे जाएंगे तो उस कंस्ट्रेंट की वायलेशन हो रही है जो M1 है। इट मींस यही हमारा मैक्सिमम M1 है जो 36 है। तो ये पिक्चर रियल है 36 वाली, बाकी मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा था। तो आपको पता चल गया आपका, ये मैंने वापस लाइन उधर ही छोड़ दी और ये बता दिया कि मैक्स, बल्कि ये दिखाना चाहिए ये आपकी एक्चुअल पिक्चर से स्टार्ट पे, तो आपने सिर्फ इसको स्लाइड करते हुए यहां तक जाके देखा कि ये इतना इंक्रीज हो सकता है। तो आपको पता क्या मिला है, आपको वो पॉइंट मिला है G, जहां तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। क्यों? C स्लाइड करते करते यहां तक आता है और उसके बाद वायलेशन होनी शुरू हो जाती है। इट मींस आपके पास ये जो लाइन मैंने ब्लू कलर में उसको इधर अलग से छोड़ दिया, वो समझ लें मैक्सिमम रेंज हमें M1 की पता चल गई, और वो है 36 तक M1 इंक्रीज कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, आपकी सारी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रही होंगी और आपका ऑप्टिमल पॉइंट भी C ही होगा, लेकिन डिफरेंट वैल्यूज के साथ। जी बताएं, क्लियर है पॉइंट यहां तक? यस सर। अब आप यहीं से डाउनवर्ड देखोगे कि कितना आप इसको डिक्रीज कर सकते हैं, जरा देखते हैं। ये मैंने थोड़ा सा 24 से 21 किया, अभी भी C पहले इधर था, स्लाइड करके जब लाइन इधर आएगा तो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, तो C पॉइंट ये है। तो अभी भी देखें सारी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रही, कोई इश्यू तो नहीं? नो सर। नो सर। C ऊपर स्लाइड कर रहा है, थोड़ा सा और डिक्रीज करते हैं M1 को, ये अभी भी देखें, जरा Z को देख लें, वही कॉर्नर पॉइंट वही है आपका C ही, लेकिन अब सोल्यूशन थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि C स्लाइड कर दिया, और लेके आते हैं M1 को नीचे, उसी पॉइंट के ऊपर रख देते हैं जो D था। अभी भी कोई वायलेशन नहीं कंस्ट्रेंट्स की, और आपका अगर मैं इससे नीचे लेके जाता हूं अब वायलेशन हो रही है। ये देखिए, ये ट्राइंगल देखिए, ये वाली ये वाली, अब आपकी लाइन ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये पॉइंट बनता है, फॉलो किया? आपका ये पॉइंट बनेगा ना? सर रिपीट कीजिएगा ये वाला, रिपीट कीजिएगा ये वाला पॉइंट। जब इससे मैं नीचे लेके आता हूं तो आपका इंटरसेक्शन कहां पे हो रहा है, इस लाइन का और इस लाइन का, ये तो ये इंटरसेक्शन, ये तो शेडेड रीजन से ही बाहर चला गया, आपकी 2 सेकंड कंस्ट्रेंट रही नहीं, तो ये देखिए ये वायलेशन हो गई। इट मींस इस D से नीचे नहीं लेके जा सकते। ये पॉइंट क्लियर हुआ? मतलब Yes, सर हम sir. इंटरसेक्शन पॉइंट से नीचे नहीं आ सकते? किससे? इंटरसेक्शन पॉइंट जो है सर, हम उससे नीचे नहीं आ सकते? आपने सिर्फ देखना है जो आपका जो फिजिबल रीजन है, जरा इसको कभी फारिग बैठ के देखिएगा, जो आपकी कंस्ट्रेंट्स को सबको प्लॉट कर लीजिएगा, मैंने तो सिर्फ 2 ही की है ना, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सारी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कहां तक हो रही है, और जहां से वायलेशन होगी आपको देखें, आपका जो पॉइंट है वो तो ऊपर जाके बन रहा है, तो वो उन 2 कंस्ट्रेंट्स को तो सेटिस्फाई कर रहा होगा, पहले वाली है वो बेचारी, ये जो कंस्ट्रेंट है ये तो गई, ये नीचे था, वो इधर आ रहा है पॉइंट। तो आप अगर जब प्लॉट करके देखिए आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी।
ठीक हो गया? ओके सर। अच्छा, अब हमें पता ये चला, ये मैंने फाइनल रिजल्ट लिख दिया। ये मेरी एक्चुअल लाइन है M1 24 के साथ, और मैक्सिमम में लेके जा सकता हूँ 36 और मिनिमम ले सकता हूँ 20। तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो 36 और 20 के लिए मुझे गाइड कर रहे हैं? ये G और ये D। आपका C ऑप्टिमल स्लाइड करते हुए G तक जाता है, M1 36 हो जाता है, उसके आगे तो वो वायलेशन हो जाती है। जब आपका C स्लाइड करते हुए वापस D तक जाता है, वहां तक मिनिमम में उससे ऊपर गया, वायलेशन। तो आपको पता चला आपका C स्लाइड कर रहा है D और G के अलावा। फॉलो किया पॉइंट को? यस सर। और आप कह सकते हो कि C स्लाइड कर रहा है, तो C मैक्सिमम कहां पे है? G पे। और मिनिमम कहां पे है? D डी पे। पे। अब आप इस पोजीशन में हैं कि आप यूनिट वर्थ कैलकुलेट कर सकते हो। अब जरा गौर कीजिएगा, यूनिट वर्थ में कैसे कैलकुलेट करके दिखाता हूं। आपका मटेरियल मैक्सिमम है G के ऊपर, तो G पॉइंट के ऊपर, यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन अगर C उधर है, तो C जो पॉइंट होता है अगर आप G में पुट करें तो आपको प्रॉफिट ही मिल जाएगा। बताइएगा। यस सर। अब मैं C अगर मेरा G के ऊपर है, तो मेरा G पॉइंट अगर मैं पुट करूं ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर, मींस G के ऊपर मटेरियल M1 की मैक्सिमम अमाउंट है, तो प्रॉफिट भी रेस हो चुका होगा और मैक्सिमम लेवल पे आ जा चुका होगा इस एग्जिस्टिंग मॉडल के लिए। उससे ऊपर प्रॉफिट अगर लेना चाहेंगे तो एग्जिस्टिंग मॉडल आपका वर्क नहीं करेगा, कंस्ट्रेंट्स की वायलेशन हो जाएगी। इट मींस आप मैक्सिमम प्रॉफिट कितना रेस कर सकते हैं? जो M1 की मैक्सिमम अमाउंट है 36, और वो पॉइंट आपको दे रहा है वो G पॉइंट। तो G पॉइंट पे आप देखोगे प्रॉफिट क्या है, वो नोट करोगे, और दूसरा प्रॉफिट मिनिमम वो किस पॉइंट पे नोट करोगे? डी पे। डी पॉइंट पे सर। डी पे। तो डी पे आपका मटेरियल मिनिमम है जो फिजिबल रेंज के अंदर है, तो डी पे जो मिनिमम मटेरियल है उस मटेरियल पे प्रॉफिट देखोगे, और जो जी है वहां मैक्सिमम मटेरियल है और उस पे प्रॉफिट देखोगे। दोनों प्रॉफिट का सब माइनस करोगे, चेंज लेके आओगे, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम मटेरियल पे जो प्रॉफिट है माइनस मिनिमम मटेरियल पे जो प्रॉफिट है, उनका जब सब्ट्रैक्शन करेंगे ये चेंज, तो ये तो आ जाएगी चेंज ऑफ प्रॉफिट। किस पे आ रहा है? मटेरियल की क्वांटिटी पे। वो भी चेंज लोगे। मैक्सिमम मटेरियल क्या है? 36। मिनिमम क्या है? 20। इनकी भी सब्ट्रैक्शन करोगे, 36 माइनस 20, यानी ये रेंज मटेरियल की है और उसके ऊपर वो प्रॉफिट की चेंज है। तो प्रॉफिट की चेंज को मटेरियल की चेंज से डिवाइड करोगे तो 1 टन के ऊपर प्रॉफिट मिल जाएगा। जरा गौर से इस पॉइंट को समझिए। मेरे पास मैक्सिमम प्रॉफिट ये आ रहा है फिजिबिलिटी को मेंटेन करते हुए, मिनिमम प्रॉफिट ये ले रहा हूं, और जाहिर है ये मटेरियल क्वांटिटी चेंज करने से आपको मिला है ना, तो मैक्सिमम प्रॉफिट माइनस मिनिमम प्रॉफिट, ये तो आ जाएगा वो डिफरेंस जो प्रॉफिट का कैलकुलेट होगा। ये प्रॉफिट आपका डिफरेंस है। इसको मटेरियल की डिफरेंस से डिवाइड करेंगे तो ऊपर प्रॉफिट है, नीचे ऊपर टोटल प्रॉफिट है और नीचे टोटल मटेरियल है, वो जो चेंज वाला है। तो डिवाइड करेंगे, तो जब आप टोटल से डिवाइड करते हो तो आपको 1 टन का ही मिलता है ना, 1 टन की प्रॉफिट मिलेगी ना, वर्थ जो कंट्रीब्यूशन। पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। अब सिर्फ हमारी कैलकुलेशन रह गई और कुछ भी नहीं। हमने क्या करना है? हमने जी के ऊपर जी कैलकुलेट करना है और डी के ऊपर जी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 2 जी मिल जाएंगे, एक जी पॉइंट के ऊपर और एक डी पॉइंट के ऊपर। उनका डिफरेंस डिवाइड करना है मटेरियल की चेंज पे, और वो हमें 36 तो भी मैं दिखा रहा हूं, आपने फॉर्मूला से देखना है ये 36 कैसी है। वो भी जी पॉइंट
आप M1 रिसोर्स, ये जो रिसोर्स है, ये G पॉइंट इधर पुट करोगे तो आपको ये 36 इधर से मिल जाएगा। इसी तरह D पॉइंट इस कंस्ट्रेंट के अंदर पुट करोगे तो आपको वो ये 20 मिल जाएगा। तो उनका डिफरेंस जरा देखते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। तो आपने क्या करना है, एक तो आपको ये पता चल गया इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑप्टिमम पॉइंट स्लाइड्स अलोंग द लाइन सेगमेंट DG। दूसरा, दो एंड पॉइंट्स आपके पास मिले जो फिजिबल रेंज को मेंटेन करते हैं, D22 और G60। ये जो इधर ये लाइन है, ये 22 तो नजर आ रहा है ग्राफ से, ये लाइन मुझसे गलत लग गई, ये इधर टच करनी चाहिए ऐसे स्लाइड करके ना, ये 60 है। तो मैं 97 जब स्लाइड्स बना चुका था तो फिर मुझे पता चला कि ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बनी हुई है। अब 97 स्लाइड्स को अपडेट नहीं कर सकता था, तो मैंने कहा मैं स्टूडेंट्स को वैसे ही बता दूंगा कि जब आप प्लॉट करोगे आप तो ज़ाहिर है ध्यान से बनाओगे। तो ये लाइन, ये पॉइंट 60 है, इसमें एक्चुअल अगर आपका ग्राफ सही बना हुआ है, वो मुझसे शेडेड रीजन थोड़ा सा टिल्ट बन के तो ये एरर आ गया। पॉइंट क्लियर हो गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। तो आपके पास, आपने अब Z देखना है, D के ऊपर Z तो आपके पास ये है, ये कैलकुलेट करना है यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो आपने 2 इधर पुट करे, 18 मीन इस पॉइंट के ऊपर 2 पॉइंट के ऊपर Z प्रॉफिट कितना है, $18, $18,000। क्यों? 24 पहले था, इतना डिक्रीज हो गया, 18 पे आ गया। और G के ऊपर कितना प्रॉफिट है, ये मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, वो है 60, ये पुट करें तो ये 30 आएगा। इट मींस आपका एक्चुअल प्रॉफिट तो जो आपका ओरिजिनल मॉडल है वो 21 था, 21,000। आपने जो आप सेंसिटिविटी एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें आपने कहा कि अगर मटेरियल हम फिजिबल रेंज को मेंटेन रखते हुए इतना मैक्सिमम मटेरियल पे ले जाए तो हमारे पास प्रॉफिट जो मैक्सिमम बनेगा वो पहले 21 था, हम $30,000 तक प्रॉफिट ले सकते हैं। और अगर कहीं मटेरियल की क्वांटिटी कम हुई तो मिनिमम यहां तक फिजिबल रेंज है तो आपका प्रॉफिट मिनिमम 21 से 18 तक गिर सकता है, उससे नीचे नहीं गिरेगा। क्यों? उससे नीचे गिरेगा तो कंस्ट्रेंट की वायलेशन, फिजिबिलिटी रेंज के अंदर। तो हमें ये पता चल गया। और यूनिट वर्थ का फॉर्मूला जैसे मैंने अभी कहा था, हम इधर सपोज कर लेते हैं कि यूनिट वर्थ को हम Y1 कह देते हैं, ये M1 के लिए है ना, तो Y1। इसी तरह M2 जब अगले लेक्चर में हम करेंगे M2 तो उसके लिए Y2 हम कैलकुलेट करेंगे। तो यूनिट वर्थ को अगर हम Y1 से रिप्रेजेंट करें तो मैंने कहा था चेंज इन Z मतलब चेंज इन प्रॉफिट फ्रॉम D to G, वो कितना आया 30 माइनस 18। नीचे क्या होगा, चेंज इन M1 फ्रॉम D to G। तो अब हम देखते हैं M1 D से D पर क्या है और G पे क्या है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए 36 और 20, तो आप कैसे करोगे, ये तो आपने 30 18 लिख दिया ये वाला। और दूसरा ये आपके पास M1 है, आपने ये नहीं देखना, यही तो हमने चेंज करके नहीं कैलकुलेट करनी है। जैसे वो Z था और इधर फंक्शन था आपका, इसी तरह आपने सिर्फ इधर पुट कर दे इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे। तो आपने 2 पे देखना है, 2 पुट करें तो ये 24 तो था ना आपके ऊपर, उसके ऊपर अब आपका 2 के ऊपर देखना है कि आपका मटेरियल की क्वांटिटी कितनी बनती है। तो 2 पे करेंगे 20, ये वो 20 है, ऐसे कैलकुलेट हुआ जो मैंने इधर लिखा आपको समझाने के लिए। दूसरा 60 पे देखोगे कि 60 पे यहाँ 36 है, ये मैंने इधर से कैलकुलेट किया, इसी कंस्ट्रेंट के अंदर यहाँ पे 6 और इधर 0 पुट करो 36। तो मुझे पता चल गया कि ये G के ऊपर 30 है Z और D के ऊपर Z है प्रॉफिट 18, उनका डिफरेंस ले। और G के ऊपर मटेरियल की क्वांटिटी है 36 और D के ऊपर 20, इनका डिफरेंस ले 36 माइनस 20। तो सिंप्लीफाई करें 3/4 होता है 0.75, ये 7.75 है क्योंकि हमारा प्रॉब्लम थाउजेंड्स में है, हमने 1000 सिर्फ
फिगर को सिंप्लीफाई करने के लिए स्किप किया हुआ है। $21,000 था, 21 था, तो इधर ये 0.75 को भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना प्रॉफिट बन रहा है? 750, जो मैं शुरू में आपको बताया था कि मैं आगे कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या निकला? Y1 ये है 1 टन के ऊपर जो हमारे प्रॉफिट में जो कंट्रीब्यूशन होगी 1 टन M1 की, वो है $750। जी बताएं, पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है सर। अब आप देखिए सर ये एक मेरी एक क्वेश्चन है सर, वो जरा बता दें सर। हमारी जब यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी वहां पे होगा ना, अगर ग्राफ्स यानी शेडेड रीजन से ऊपर लाइन इंटरसेक्ट कहीं कर रही है तो फिर तो वो सारी वो तो नहीं ना होगा फिर। शेडेड रीजन से ऊपर चला गया तो वायलेशन होगी, तो हमने M1 वो नहीं लिया, हम वापस आ गए MCD के ऊपर। वो तो हमने करके देखा था और डिक्रीज करके। ठीक हो गया? ठीक ठीक हो गया। अब देखें ये पॉइंट आपने समझना है, डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन मटेरियल, ये यूनिट निकलेगी आप 1 टन की। तो अब आप देखें Y1 मेरे पास निकला है $750। वही स्टोरी सेम जो मैंने शुरू में आपको डिटेल में बताया था, तो वही करने लगे। मैंने सेंसिटिविटी एनालिसिस किया, मुझे पता चला कि 1 टन M1 मेरे प्रॉफिट के अंदर उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है? 750। इससे ये पता चला 24 का मेरा मॉडल है, 24 M1, और मुझे प्रॉफिट मिल रही है $21,000। अगर मैं एक मार्केट से खरीदने जाऊंगा तो मैं 24 टन जो लेने हैं 750 के हिसाब से मिलते हैं, तो मेरा प्रॉफिट 21 बने। और अगर मुझे वो उससे भी कम मिलते हैं तो मेरा एक्स्ट्रा बेनिफिट मुझे मिल रहा है। और अगर मुझे 750 से ज्यादा मिलेगा प्राइस तो मैं लूंगा ही नहीं। क्यों? मेरे बारे में नहीं। क्यों? मैंने जो मॉडल बनाया वो तो प्रॉफिट की कंट्रीब्यूशन 750 है, तो मैं ये उसको छोड़ दूंगा, इंतजार करूंगा कि वो प्राइस कम हो, क्योंकि मेरी शैडो प्राइस, मुझे ये शैडो प्राइस मेरे लिए गाइडलाइन। और अगर मैं सारी 24 टन्स ले आता हूँ और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को आप देके, अब मेरा प्रॉब्लम शुरू, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डेली प्रोडक्ट बनाने लग गया, मार्केट में सेल करने लग गया, और मुझे डेली प्रॉफिट 21,000 मैक्सिमम मिलने लग गया। फ्यूचर में मेरी अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है तो मैं एक्स्ट्रा मटेरियल और लेना चाह रहा हूँ, 1 टन और ऐड करना चाह रहा हूँ, इतना मेरी अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो मैंने पहले ही कैलकुलेशन की हुई है कि मुझे मेरा प्रॉफिट में पहले टेबल पे बैठ के डिसाइड कर चुका हूँ। 21,000 को प्लस कर देंगे 750 से, तो $21,750 इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आप 1000 की पिक्चर को अलग करें तो 21 प्लस ये 0.75, तो 21.75 मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। और अगर कहीं मेरी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है तो मैंने ये कैलकुलेशन करके रखी हुई है, मुझे पता चल जाएगा मेरा प्रॉफिट कहाँ गिरेगा। क्यों? मेरा अगर मटेरियल 24 से उधर 2 टन मुझे कम मिलते हैं, 2 टन मीन 24 की बजाय 22 मिलते हैं, तो मुझे पता चल जाएगा 1 टन में 750 का लॉस और 2 टन में 1500, तो मेरे $1500 21,000 से लेस हो जाएंगे। देखें, टेबल पे बैठ के आप बिजनेस शुरू करने से पहले और बिजनेस शुरू करने के बाद तक सारी पिक्चर आपके माइंड में होती है। तो ये थी आज के लेक्चर में M1 से रिलेटेड अभी तक हमारी कैलकुलेशन। जी बताइएगा, कोई इशू तो नहीं? नो सर। अच्छा, अब 3 मिनट्स बल्कि 2 मिनट ऊपर हो चुके हैं। जो जिनकी आगे क्लास है अगर वो लीव कर, बल्कि आगे तो क्लास है, किसी की होती है स्लॉट? नो क्लास। हाँ मेरे ख्याल में शायद, पर अगर वो लीव करना चाहते हैं तो लीव कर लें। जो भी मैं बात करने लगा हूँ वो रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, वो रिकॉर्डिंग में मैं रखूंगा, उसको एडिट नहीं करूंगा। और अगर वो कुछ जो सुनना चाहते हैं तो सुन लें। क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि इतनी टाइम कितना लगेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए।
तो भाई लेक्चर वैसे कंप्लीट हो चुका है, ये एडिशनल बात कर रहे हैं। जब एक तो ये ग्राफ गिवन हो सकता है और इवन जी भी जो इसकी है वो भी गिवन होगी कलर स्कीम के साथ, आपको पता चले ये जी है। आप ये जो कैलकुलेशन इधर कर रहे हैं एक स्केल के साथ कर सकते हैं। ये मेरा हैंड्स की मूवमेंट को देखिएगा, आप M1 के ऊपर ऐसे स्केल रख दें पैरेलल, इंक्रीज करें और अपना शेडेड रीजन देखते जाएं कहां तक सेटिस्फाई कर रहा है। जी तक ये सेटिस्फाई करेगा, जी से ऊपर जाएगा आपको नजर आ जाएगा नहीं, तो आपको सिर्फ जी पॉइंट का पता ढूंढना था और कुछ भी नहीं। तो 5 मिनट्स भी नहीं लगेंगे ये पॉइंट स्केल को स्लाइड ऐसे करने के वो टिल्ट ना हो, और इसी तरह फिर वापस सी को उसी ओरिजिनल पॉइंट पे लेके आई, उसी कंस्ट्रेंट की जो स्टार्ट में थी। स्केल को नीचे स्लाइड करना शुरू कर दें, जहां पे देखें कि फिजिबिलिटी डिस्टर्ब हो रही है वही रोक दें। तो कौन सा पॉइंट मिलेगा आपको? डी डी डिक्रीजिंग। डी, बस 2 पॉइंट आपको चाहिए, डी और जी। इन पॉइंट्स को जी के अंदर पुट करें तो आपको चेंज इन जी मिल जाएगी, और इन पॉइंट्स को अगर आप मटेरियल M1 की कंस्ट्रेंट की लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें तो आपको M1 की चेंज मिल जाएगी। उन दोनों की रेशो लेनी है, सामने आपके Y1। तो हार्डली 20 मिनट्स 50 to 20 मिनट्स में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है अगर ग्राफ गिवन। जी, पॉइंट क्लियर हुआ? सर जो वैल्यूज हम लेंगे वो ग्राफ से लेंगे कि ये इतनी वैल्यूज इंक्रीज हुई हैं, वो लाइनें गिनेंगे? सॉरी दोबारा बताएं क्या? अगर आप ये देखें ना सर, मैं कह रहा था वो जो ये वैल्यूज है 24 से 26 36 हुई है, तो ये ग्राफ्स की लाइनें गिन गिन के हम ये वैल्यूज निकालेंगे? नहीं, ये 36 तो हमें जी से मिलेगी ना, जी को, क्योंकि 36 है मटेरियल, तो M1 की कंस्ट्रेंट की लेफ्ट हैंड साइड पे जी को पुट करेंगे 6 और 0, तो फिर वहां से जो मिलेगी वैल्यू वो 36 आएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, पॉइंट्स निकालेंगे, पॉइंट एक्स और वाई के पॉइंट्स। ये तो मैंने इधर वैसे ही आपको रफली बताया था, 36 तक जाएगा, 20 अब कैलकुलेट हो रहा है। इसी तरह डी पॉइंट है 2 2, आपको तो ग्राफ से सिर्फ पॉइंट मिलेगा 2 2, यानी x1 2 x2 2। तो ये जब आप कंस्ट्रेंट की लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करेंगे तो 20 आएगा। हो गया कि पॉइंट क्लियर आपको? यस सर, ठीक है। और यही डी और जी के अंदर पुट करेंगे तो प्रॉफिट की चेंज आएगी। तो और कोई क्वेश्चन?